ने की और बटुकेश्वर दत्त ने क्यों अपने आप को समर्पित किया, क्यों साफ़े बदर ने हाथ में बंदूक उठाई, क्यों महात्मा गांधी अहिंसा का कर सकते थे। आज महात्मा गांधी को परिभाषित करने वाले और उनके ऊपर कमेंट करने वाले लोग बहुत आते हैं। दया आती है उनकी बुद्धि पे, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी को महसूस भी नहीं किया, पढ़ा भी नहीं है। अम्बेडकर जी के ऊपर मैं तो कहता हूं कि अम्बेडकर जी को मात्र दलित नेता बना के अम्बेडकर जी के साथ पूरे देश ने जो जो अन्याय किया है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं और मैं आज भी बोलता हूं, विश्व में आज भी इस हम 2024 में है, 23 में है, 24 के बिल्कुल इस पे है, प्रवेश द्वार पे है। 2024 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा। आज भी 2024 में भी ऐसा कोई इस देश में, पूरे विश्व में ऐसा आर्थिक तज्ञ नहीं होगा जो अंबेडकर जी के साथ जिनकी तुलना भी की जाए। इतने बड़े अर्थशास्त्री को हमने एक दलित नेता के नाम पे गला दिया है। एक प्रकांड पंडित, और पंडित के मायने ये जरूरी नहीं कि मंदिर में टीका लगा के पूजा करने वाला, ज्ञान का भंडार। और उन्होंने एक जाति के लिए भी नहीं सोचा। उन्होंने तो लगातार अपने जिस समाज से वो आते हैं उन्हें बार बार वो कहते थे, क्यों रोना रोते हो कि हम पिछड़े हैं। क्या रिजर्वेशन था अंबेडकर साहब को? क्या अंबेडकर जी के समय रिजर्वेशन था? आज समाज की स्थिति इतनी अच्छी है कि आज कोई दलित किसी सवर्ण के साथ बैठ के होटल में खाना खा सकता है। उस समय दलित की परछाई पड़ने पे लोग नहा लेते थे। उस विपरीत समय में यदि दलित घर से उठ के एक आदमी इस विश्व का सबसे बड़ा अर्थतज्ञ बन सकता है, सबसे बड़ा कानून का विशेषज्ञ बन सकता है, इस देश के संविधान समिति का अध्यक्ष बन सकता है, इस देश का पहला कानून मंत्री बन सकता है, कई चीजों को परिभाषित जो आदमी करता है, उसने तो कभी रिजर्वेशन का रोना नहीं रोया। आज महाराष्ट्र में मैं देखता हूं कि हर आदमी रिजर्वेशन मांग रहा है। मैं पूछता हूं, रिजर्वेशन लेके नौकरियां कहाँ है? और उस वक्त बाबा साहब आम्बेडकर ने भी सोचा था कि हर तबके के लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। बाबा साहब आम्बेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन की भी बात की थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने सामाजिक, क्योंकि उस समय शिक्षा और बाकी सारी चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सरकार ने अपने अंडर ले लिया था। शिक्षा ये सरकार का काम था। तब इतने प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज नहीं हुआ करती थी, तब सारा कुछ सरकारी था। तब उनमें बच्चों को पिछड़े जाति के आने के लिए यदि उनका परसेंटेज भी कम हो तो उन्हें एडमिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो पीढ़ियों से, मतलब सदियों से वो पीड़ित है। तो उन्होंने भी वो 10-10 साल के इसके लिए किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, 75 साल बाद भी यदि इस देश में आज भी यही बात हो रही हो तो फिर लगता है कि 75 साल में बाबा साहब आम्बेडकर यदि आज होते तो क्या करते? सवाल उठता है। आज वो अपने संविधान को सर पे ऐसा हाथ रख के बैठ जाते, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था संविधान की रचना करते समय कि इस देश में इतने नालायक राजनीतिज्ञ भी आएंगे कि जो इसमें से भी गलियां ढूंढेंगे। एक परंपराएं होती है राजनीति में। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, मगर उसको चलाने वाले अगर बुरे होंगे तो संविधान बुरा होगा। हमेशा कहता हूं, कोई भी घोड़सवार पीठ पे बैठते से पहचान लेता है कि मेरा बाप ऊपर बैठा है, और वो फिर चलता है। नहीं तो आप चाबुक मार मार के थक जाएंगे। घोड़ा अपने हिसाब से चलता है। तो संविधान का भी ऐसा है। संविधान तो बहुत बढ़िया है, विश्व के बेहतरीन संविधानों में से हमारे संविधान है। कोई जरूरत नहीं संविधान में बदलाव लाने की। लेकिन यदि कोई कुत्सित मानसिकता से यही कहे कि ये संविधान ही नहीं है, ये संविधान ही गलत है, मुझे ताज्जुब लगा जब ये कहा गया कि ये संविधान तो ब्रिटिश 1935 का ब्रिटिश एक्ट है। अरे भाई, जरा पढ़ लिया करो इसको, समझ में आ जाएगा संविधान क्या है। क्योंकि अनपढ़ लोग कमेंट करते हैं, अनपढ़ लोग सत्ता में बैठे हैं और उनकी कमेंट को मीडिया मैग्नीफाई करता है। सर बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है, वाकई में क्या संविधान ये बदला जाएगा? पूरा संविधान का जो ढांचा है वो पूरा बदला जाएगा? क्या वो मनुस्मृति फिर से लाई जाएंगी? मुझे तो आशंका तो मुझे यही है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और ऑन स्क्रीन कह चुका हूँ। 2024 में यदि वर्तमान सत्ता केंद्र में बरकरार रहती है तो मुझे तो डर है कि कहीं संविधान का पूरा रिप्लेसमेंट नहीं हो जाए, वहां ये नहीं आए। क्योंकि संविधान के प्रति जब 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से जीत के आए, 300 से ज्यादा सीटें जीत के आए, जब वो सर्वप्रथम आ गए थे 2014 में
तो उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जाने के पहले साष्टांग दंडवत किया था दंडवत किया और मेरा पूरे देश ने देखा। और मेरा सीना भर आया था। मैं टीवी पे कमेंट कर रहा था, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ बदलाव होगा। नतमस्तक होने वाले लोग आ गए। अंदर आके जो 5 साल देखा मैंने, मैं बड़ा डर गया। उसके बाद जब मैसिव मैंडेट के साथ आए तो उन्होंने उस समय एक नया इवेंट किया। वो इवेंट, तब तक मैं समझ गया था कि ये सिर्फ इवेंट करते हैं। तब मैंने देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक संविधान की कॉपी थी, उन्हें नतमस्तक होके चले गए। तब मुझे लगा कि कम से कम पिछले 5 साल में, पहले 5 साल था, दिल्ली में पहली बार आए, प्रधानमंत्री के पद पे पहली बार बैठे, समस्याओं का अंबार, हो सकता है कि आदमी थोड़ा इस बार संविधान के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने संविधान को जो नतमस्तक हुए थे, वो इसलिए हुए थे कि अब तुम्हारी गरज इस देश को नहीं है, अब तुम लॉकअप में चले जाओ। हाँ। क्योंकि उसके बाद संविधान की जिस हिसाब से धज्जियां उड़ रही है, जो हमारे जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उसका जो निजीकरण तरीके से उसका उपयोग हो रहा है, चाहे इलेक्शन कमीशन कहें, चाहे ईडी कहे, सीबीआई कहे, इनकम टैक्स कहे, और इसका यदि अपने विरोधियों का दमन करने के लिए उपयोग करते हो, तो क्या फिर हम जर्मनी के सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले उस सिचुएशन में नहीं पहुंच रहे हैं, जो मुझे लगता है? क्या दिल्ली की सरकार को परिभाषित, हमारे यहाँ कस्टोडियन कौन है? हम सब ज्ञाता नहीं होते हैं। मैं इन्हीं धर्मांध हिंदुओं को भी पूछता हूँ, आप क्यों जाते हैं पंडित के पास कुंडली लेके? क्यों जन्म डेट लेके जाते हैं कि मेरी कुंडली बना दो? और वो कुंडली बना भी देता है तो आप पढ़ भी सकते हो उस कुंडली को। आप पंडित ही आपको बताता है कि कौन सा ग्रह किधर है और क्या है क्या नहीं। आप अनपढ़ हो ना, आप अनपढ़ हो इस मामले में, तो आप पंडित के पास जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो और बताते हो। डॉक्टर जब पर्चा देता है आपको, तो वो पर्चा लेके मेडिकल की दुकान पे जाते हो। आप खुद ही पर्चा लिख के तो नहीं जाते हो ना, आपको एक डॉक्टर लगता है। वैसे संविधान समझने के लिए और संविधान को कस्टोडियन, संविधान के आखिर में संविधान क्या कहता है, इसका अंतिम सत्य कौन बताएगा? सर्वोच्च न्यायालय बताएगा। सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का कस्टोडियन है। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो 3 विधाएं हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। कार्यपालिका अपना काम करती है, जो विधायिका उसको करने के लिए बोलती है, लेकिन कार्यपालिका भी उन्हें बार बार ये बताती है कि ये, क्योंकि वो अधिकारी हैं, वो बड़े चुन के आए हैं, क्रीम है सोसाइटी का, तो वो बताते हैं कि ये कानूनन है, गैर कानूनन है। जब उन्हें लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है विधायिका का, और जब कोई कानून पास होता है तो उसकी परिभाषा फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्या दिल्ली सरकार के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित नहीं किया था? किया था। और जब दिल्ली सरकार को अधिकार मिल गए, तो आपने एक नया कानून ला के दिल्ली सरकार के सारे अधिकारों को खत्म कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय को आपने कूड़ेदान में फेंक दिया। तो क्या ये संविधान के हिसाब से चल रहा है, या फिर एक मदमस्त आपके पास एक मेजॉरिटी है, आपके पास पर्याप्त जनमत है पार्लियामेंट में, और उसका मद आपको इतना चढ़ गया है, अहंकार इतना चढ़ गया है कि फिर आप संविधान की परिभाषा भी किसी को नहीं पूछ रहे हैं। उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि इलेक्शन कमीशन ये स्वायत्त संस्था है, तो इसके जो चुनाव के आयुक्त होंगे, जो कमिश्नर्स होंगे, इनका चुनाव भी ट्रांसपेरेंट पद्धति से किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा में जो सबसे बड़ा विरोधी दल है उसका नेता रहेगा, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे। तो 2 जने अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, विपरीत विचारधारा के, इसलिए पक्ष और विपक्ष है, और इनके बीच में बैठेंगे चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, और वो उसको गाइड करेंगे। इसके पहले जिन आडवाणी जी को अपना पितृपुरुष कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं, उस आडवाणी जी ने तो इससे भी बड़ी व्यवस्था दी थी। उन्होंने तो कहा था कि प्रधानमंत्री एक अपने साथ में अपना एक मंत्री रखे, और राज्यसभा से भी जो विरोधी पार्टी का, जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी का नेता है वो रहे। ऐसे 5 जनों का बेल्ट रहे चीफ न्यायाधीश के साथ, और ये 5 लोग तय करे इलेक्शन। कितना बढ़िया सिस्टम था, और विरोधी तो होना ही चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री ने फिर एक नया कानून बनाया, और वो कानून क्या कहता है, प्रधानमंत्री रहेंगे, वो एक अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को बुलाएंगे और एक विपक्ष के नेताओं को बुलाएंगे। इसके मायने क्या होगा, 2 जने तय करेंगे कि क्या होगा। ये तीसरा बेचारा अकेला पड़ जाएगा। क्या ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है? और जब आप अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त बिठाते हो, तो फिर वो चुनाव आयुक्तों को पनौती बोलने पे नोटिस देने की तो अकल आती है, लेकिन उनके आंखों में, कान में, मतलब वो गांधी जी के बंदर बन जाते हैं।
ना बोलते हैं, ना कान से सुनते हैं, ना आंखों से बोलते हैं। जब प्रधानमंत्री या स्वयं गृह मंत्री, एक मुख्यमंत्री जो इलेक्टेड है एक राज्य का, अशोक गहलोत, उसे सांड कहते हैं। हाँ, भाषा का भी स्तर जो है जो देश की राजनीति का भाषा का भी स्तर जो नीचे आया है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पनौती के ऊपर से, और खास करके चुनाव आयोग जो है, आयोग जो है विपक्ष को नोटिस भेजता है, मगर पक्ष के बहुत सारे लोगों ने बोला है ऐसा, गोली मारो, हम बहुत सारे पूरे देश ने सुना है, मगर अभी तक वहां पर चुनाव आयोग ने भी एक्शन नहीं लिया। ऐसे समय में चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो कैसी लगती है आपको? नहीं, चुनाव आयोग तो एक, मैंने तो कहा कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन्होंने सबने अब जो बीजेपी का नया कॉर्पोरेट ऑफिस खुला है उसमें अपने अपने कमरे ले लेने चाहिए। वो प्रकोष्ठ हो गए हैं राजकीय जो सत्ताधीश दिल्ली में बैठे हैं, उन्हीं के पार्टी के प्रकोष्ठ के जैसे उपयोग कर रहे हैं। यही यही कारण है कि फिर ये प्रजातंत्र की बात ऐसा अगर करें। होता है सर, तो फिर लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र खतरे में आएगा तो हुकुम शाह यहाँ पर आएंगे। तो 2014 से क्या चल रहा है? 2014 से यहाँ तानाशाही रवैया ही चल रहा है। जो कोई मुंह खोलता है, कोई पत्रकार यदि के सवाल पूछता है तो उसको पत्रकारिता के उसको चैनल से निकाल दिया जाता है। कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसको जेल डाल दिया जाता है। उसको राष्ट्रद्रोह का ऐसा मुकदमे है कि यूपी सरकार ने इतने लोगों पे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा एसपी और कलेक्टर को कि अरे आप तो एसपी और कलेक्टर पढ़े लिखे हो, आपका क्या दिमाग दिवालिया हो गया कि आप किसी को भी राजद्रोह का, और उन्होंने 95 लोगों के 95 ऐसे केसेस थे जिन्होंने राजद्रोह रिजेक्ट किया, उसको फिर से परिभाषित किया जा रहा है। किसी को भी ईडी का लक्ष्य करा दो, कोई ट्राइबल एरिया में, अभी आप नागपुर में बैठे हैं, यहीं पास में गढ़चिरौली में कल 2 दिन पहले जो वहाँ पे आयरन ओर माइनिंग हो रहा है 6 जगह, कुछ 6,000 हेक्टेयर्स में, उसके खिलाफ आदिवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर माओवादी का ठप्पा लगा के दमन कर दिया गया। आप जब चाहे किसी को राष्ट्रद्रोही करो, जब चाहे जिसको पाकिस्तानी कहो, जब चाहे जिसको चाइनीज करो, सिर्फ इसलिए कि आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ये सारी नहीं। जो बातें देश में जो हो रही है, यह आम आदमी के ध्यान में नहीं आ रही है, क्योंकि इसके ऊपर में आवाज भी नहीं उठ रहा है। जो पढ़े लिखे लोग जो है, जो समझदार लोग है, जिनको ये अर्थव्यवस्था समझती है, देश का राजनीति समझती है, यही लोग बोल रहे हैं, मगर आम आदमी जो है वो नहीं उठ रहा है इसके बारे में। क्या लगता है आपको कि यदि अगर लोकतंत्र को खतरा होता है और हुकुमशाह की ओर देश जाता है, तो एकदम से जो आम आदमी उठेगा, ऐसा आपको लगता है? लोगों ने उठाव किया है। मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि इस सब उपमहाद्वीप है भारत, कोई एक देश नहीं, बहुत बड़ा भूभाग है हमारा। 143 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, और हमारे लोग अशिक्षित हो सकते हैं, हमारे लोग पीड़ित हो सकते हैं, संघर्षशील हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, भूखे हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। इंदिरा गांधी जैसे पढ़े लिखे नेता को भी लोगों ने आईना दिखा दिया था, ये तो अनपढ़ों की जमात है जिनके डिग्रियों का कोई हिसाब नहीं, तो इनको आईना दिखाने में समय नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात थी, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई उन्होंने, वो कितनी भी तानाशाह थी, लेकिन उसके बावजूद भी इमरजेंसी में भी जब आपातकाल लगा हुआ था, तब भी अखबार वाले इतने औकात रखते थे कि वो अपना संपादकीय पूरा खाली छोड़ के उन्होंने निषेध व्यक्त किया था। इमरजेंसी में भी निषेध व्यक्त करने की औकात तब मीडिया में थी। आज के डेट में मीडिया पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, और इसके लिए मैं आपके और मेरे जैसे रास्ते पे माइक लेके घूमने वाले पत्रकारों को दोषी नहीं मानता। ये लोग कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। ये जो मीडिया संस्थानों के मालिक है, ये सभी ना कहीं अटके हुए हैं। आप ही आज नागपुर में बैठे हैं, या लोकमत सबसे बड़ा अखबार है, उसका मालिक जमानत पे है, क्योंकि वो भी किसी कांड में अटका हुआ है। सभी अखबारों के मालिक अब्जोपति है। अखबार के मालिक होने के नाते उन्होंने कई लफड़े किए हैं, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है, हर एक की फाइलें पड़ी हुई है। तो जब उनको लगता है कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमको तकलीफ हो जाएगी, तो वो सत्ता पक्ष के दरबार में घुंघरू पैर में बांध के मुजरा कर रहे हैं, और उनके मुजरा करने से तमाम जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें वही करना पड़ रहा है जो मालिक लाइन ले रहा है। मगर ऐसा अगर होता है तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो चौथा स्तंभ तो खत्म ही हो जाएगा। नहीं, फिर न्याय कौन देगा? नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं। अब पत्रकारिता में मैं ये मानता हूं कि पत्रकारिता में कोई पीले चावल लेके आपके घर तो नहीं आया था, या आप पैदा होने के बाद आकाशवाणी नहीं हुई थी कि अशोक वानखड़े तुम पत्रकार बनोगे। नहीं, पत्रकार आप चॉइस से बने हो।
और यदि पत्रकार चॉइस से बने हो और आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता मुझे करनी चाहिए, और यदि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पत्रकारिता नहीं कह सकता, मैं अभी आपसे बात हो रही थी, आप भी दैनिक भास्कर में काम कर रहे थे, आपने दैनिक भास्कर की नौकरी छोड़ के यदि ये शुरू किया है, इसीलिए शुरू किया है कि आपको लग रहा था कि आपके पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है। तो आप, मैं, ऐसे कई असंख्य इस देश में लोग हैं, भला हो डिजिटल मीडिया का,